हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम साइंस की बात करते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, जिसमें से अगर हमारा सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक बनता है तो वो बनता है हमारा सजीव वस्तुएं। अब सजीव वस्तुओं के अंतर्गत सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं दोनों आ जाती हैं, ठीक है। तो इनमें दोस्तों यहाँ पर हम लोग सजीव और निर्जीव से रिलेटेड आपके पेपर में जितना कुछ पूछा जाएगा वो इस वीडियो में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड है, और इस वीडियो को खत्म होने के बाद हो सकता है प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी जरूर से जरूर ले लीजिएगा। इसको अगर हम नोट डाउन करते चलते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं बेसिकली होते क्या क्या हैं, इनके बीच अंतर क्या क्या होते, कैसे इनको हम पहचानेंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे बेसिक जानकारी यहाँ पर और सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, पूछा ही पूछा जाता है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में दोस्तों बैठा लीजिए, ठीक है। तो सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के अर्थ एवं अंतर। यहाँ पर यानी बात करते हैं यहाँ पर सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का अर्थ, लक्षण, अंतर एवं गतिविधियाँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सजीव वस्तुएं होती क्या हैं, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है। भाई वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि और विकास होता है सजीव वस्तुएं कहलाती है। हम लोग छोटी क्लास से बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। यानी कि वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास दोनों होता है वे सभी हमारी सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जिनमें वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है किंतु विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। वृद्धि क्या होता है, जैसे हम मनुष्य की ही बात कर लेते हैं या पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं, तो वो एक निश्चित समय तक ही वृद्धि कर पाते हैं, ठीक है, निश्चित समय तक ही वृद्धि कर पाते हैं। उसके बाद क्या आती है, उनकी जो विकास की प्रक्रिया होती है, हालांकि वो बढ़ता ही रहता है, लेकिन उनकी जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक ही होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। उदाहरण के तौर पर जैसे हम वृक्ष को ले लें या फिर किसी जानवर को ले लें या फिर मनुष्य को ले लें, ठीक है, तो ये सभी क्या है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। अब इनके अनुक्रम कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्या लक्षण होते हैं, किसको मानेंगे हम सजीव हैं। भाई ऐसा तो है नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें वृद्धि विकास दोनों नहीं होगा, उसके बाद कैसे सजीव। तो यहाँ पर देखिए उनके कुछ लक्षण ये हैं। पहला लक्षण यहाँ पर हो जाएगा आकार एवं आकृति, कोशिकीय संरचनाएं, जीव द्रव्य, प्रचलन तथा गति, पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि और उत्तेजनशीलता। ये आपके जो 9 से 10 पॉइंट जो दिए गए हैं ये सजीवों के लक्षण हैं। तभी हम पहचानेंगे कि भैया ये सजीव है या फिर निर्जीव है। तो सजीवों के लक्षण की यहाँ पर बात की गई है। तो सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं, आकार एवं आकृति, कोशिकीय संरचना, इनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ सजीवों के लक्षण के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली सजीवों के लक्षण से रिलेटेड, तो यहाँ पर सजीवों के निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ठीक है। ऊपर मैंने आपको क्या बताया, आकार एवं आकृति। तो आकार एवं आकृति में अगर हम बात करें यहाँ पर कि सभी सजीवों का आकार एवं आकृति जो है वो निश्चित होती है। जैसे कि अशोक का वृक्ष शंक्वाकार तथा खजूर का वृक्ष मुकुटाकार होता है, इस तरह से मान लेते हैं उनकी आकृति और आकार। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर कि कोशिकीय संरचनाएं जो होती है, कोशिकीय संरचना जो होती है, इनका शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं यानी अनेक छोटी छोटी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल से बना होता है, यानी छोटी छोटी सेल से बना होता है इनका शरीर। किनका शरीर, तो वो होता है सजीवों का शरीर। जैसा कि सेल्स अगर बात करते हैं यहाँ पर कोशिकीय संरचनाएं एक होती हैं, अगर हम उनको दूरबीन से देखेंगे बहुत छोटी संरचनाएं होती हैं, उनको हम देखेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है, हमारी स्किन के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो भी। बात करते हैं यहाँ पर जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यानी सजीवों की संरचनाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है जो कि जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जीवन की सभी क्रियाएं इसी के द्वारा संपादित होती हैं। जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं सभी क्रियाएं इन्हीं के द्वारा संपादित की जाती हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रचलन तथा गति। प्रचलन तथा गति यानी कि सभी जीवधारी क्या है, वो प्रचलन यानी कि गति की बात करें, चाहे प्रचलन की बात करें, तो इनमें प्रचलन जो होती है, प्रचलन की आवश्यकता भोजन, आवास, रक्षा के लिए पड़ती है प्रचलन की आवश्यकता। और पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां तथा फूल जो हैं वो गति करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर प्रकीर्णन का ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका मदार का पेड़ देखा होगा, उसके फूल जो है मतलब उसके फल फूटता है तो चिटकता है, तो उसके अंदर से बाबा के तरीके से, मतलब हम लोग बचपन में कहते नहीं थे बाबा बाबा बाबा, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है,
तो वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो वो मतलब क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो गति कर रहे हैं, चाहे उनके पत्तियां गति करते हैं या फिर उनके फूल गति करते हैं, ये सभी क्या है, गति हैं। यानी फलों का खिलना, जड़ों का जमीन की ओर जाना उनकी गति को दर्शाता है। भैया पेड़ क्या है, चलता नहीं है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को तो वो जा नहीं पाता, लेकिन उसकी पत्तियां जो हैं वो जाती हैं, वो गति करती हैं। अगर जड़ पहले से मान लीजिए 4 इंच की जड़ थी, धीरे 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 पेड़ बड़ा होगा तो गति जो है उनकी जड़ों में भी तो गति होगा, पेड़ ऊपर की ओर बढ़ेगा तो उसमें तो गति होगी, तो ये गति होती है उसमें, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ पौधे सुबह खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, जैसे छुई मुई की पत्तियां छूने से बंद हो जाती हैं, तो इनमें क्या है, ये स्थान परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ये गति तो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पोषण। पोषण की अगर बात करते हैं यहाँ पर कि सभी जीवधारी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं, और कार्य करने के लिए उनको क्या करती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भाई कोई भी जीवधारी है वो कोई ना कोई कार्य करेगा, चाहे वो पेड़ पौधा ही कुछ ना कुछ कार्य करता ही करता है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, उसमें उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोज्य पदार्थों, यानी ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, और उसको किसी न किसी रूप में भोजन अवश्य लेना पड़ता है। जैसे पौधों की बात करते हैं तो वहाँ पर भोजन बनाने के लिए उसको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम स्वयं या जंतु हो या अपना स्वयं भोजन बनाते हैं तो उसमें भोजन बनाने के लिए हमें अनेक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो पोषण क्या है, ये एक प्रकार की, चाहे पौधा की बात कर लें या फिर हम अपने जीव जंतु या अपने मनुष्य की बात कर लें, तो इनमें सभी में क्या होता है, पोषण की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर श्वसन। देखिए अगर सजीव है तो भैया श्वसन करेगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर सजीव है तो श्वसन करेगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले चाहे फिर ऑक्सीजन ले। हम लोग क्या होते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे क्या होते हैं, कुछ कुछ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन ही निरंतर छोड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ पौधे होते हैं रात में ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ने लगते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात होती है। अगर इसी में हम बात करते हैं मछली के बारे में, तो मछली गिल्स तथा पत्तियां स्टोमेटा से श्वसन क्रिया करती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हो जाता है, ये इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मछली गिल्स से यानी गलफड़े जिसे कहते हैं, तथा पत्तियां क्या होती है, स्टोमेटा जो है इससे श्वसन करती है। स्टोमेटा पत्तियों के ऊपर होता है, ठीक है। स्टोमेटा वो जो छिद्र टाइप में होते हैं, लाइनिंग बनी होती है, वो स्टोमेटा होती है, उनसे क्या करते हैं वो लोग अपना श्वसन क्रिया जो है वो करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रजनन के बारे में। प्रजनन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनुष्य की लाइफ का या फिर सजीवों की लाइफ का। प्रजनन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है, लाइफ का पार्ट होता है, क्योंकि इसी से हम एक नई पीढ़ी को जन्म भी देते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे में ले लीजिए, चाहे आप मनुष्यों में ले लीजिए, चाहे आप जानवरों में ले लीजिए। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तभी हमारी जो पीढ़ी है वो बढ़ती चली जाएगी, वरना खत्म हो जाएगी। तो अगर बात करते हैं यहाँ सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है जिनमें सभी जीवधारी अपने वंश को बनाए रखने के लिए, कि भाई हमारा वंश है, वंश कब से, हमारा 10 पीढ़ी से वंश चला आ रहा है, ऐसा कुछ कहते नहीं, हमारे बाबा लोग कहा करते थे। तो इसमें क्या होता है, बनाए रखने के लिए अपने जीव उत्पन्न करते हैं। अधिकांश पेड़ जो अधिकांश पौधे हैं बीज का निर्माण करते हैं, और ये बीज वृद्धि करके उसी प्रकार एक नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे कि आम का बीज हो गया, या फिर आम के पेड़ के रूप में ही वृद्धि करता है, और जंतु अंडे या शिशु को जन्म देते हैं, कुत्ता पिल्ले को जन्म देता है, और मानो अपनी ही जाति अपने ही समान शिशु को जन्म देता है, जो लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रजनन जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। तो ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन के बारे में यानी कि सजीव के उपापचय के फलस्वरूप वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है, और ये उत्सर्जन क्रिया बाहर निकाल दिए जाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं, अगर हम अगर उत्सर्जन नहीं करेंगे, बाय द वे अगर हम मान लीजिए हम पानी पीते जाते, जो हमारा खराब चीज़ बचता है, पानी का क्या होता है भाई, पानी में क्या होता है, पानी में जितना ऑक्सीजन होता है, जो हमारे जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होते हैं, जो भी होता है वो अच्छा सब निकल जाता है, बाकी वेस्ट बचता है, तब वेस्ट को निकालेंगे जरूर, ठीक है। तो अगर वेस्ट को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा फिर, तो आपको पता ही, यानी कि अगर सजीव है और अगर वो अपने उपापचय के फलस्वरूप वो अपना अगर कुछ खान पीन कर रहा है, ऊर्जा के लिए कुछ खा रहा है, तो बाकी का जो बचेगा उसको तो निकालना ही निकालना पड़ेगा ना। तो उत्सर्जन बहुत ज़रूरी है, सजीव है अगर वो, तो ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर वृद्धि के बारे में। ग्रोथ, वृद्धि, यानी कि यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है जिनमें कोई भी जीव सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वृद्धि करके विशाल काय हो जाता है। जैसे कि एक बीज नवोद्भिद
से पौधा उत्पन्न होता है, यह धीरे धीरे वृद्धि करके विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे बड़ा होकर एक मनुष्य बन जाता है। ये एक प्रकार की वृद्धि के अंतर्गत। भाई पहले क्या है, चने का बीज है, मान लीजिए चने का बीज, चने अपने हिसाब, चने का पौधा अपने हिसाब में वो विशालकाय ही होता है, ठीक है, क्योंकि चने का पौधा अपने आप में विशालकाय होता है, आम का पौधा अपने हिसाब से विशालकाय होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर चने का बीज अगर हमने डाला खेतों में तो उसके बाद पहले जड़ निकलती है, जड़ के बाद धीरे 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 पत्तियाँ, फूल, फल, फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है फल। तो मतलब विशाल का धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसमें, ठीक है। उसी तरह मनुष्य में होता है, पहले शिशु होता है, जन्म लेता है, उसके बाद धीरे 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 शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब होते 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 बाल विकास में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य बन जाता है, प्रॉपर एक मनुष्य बन जाता है। अब यहीं पर अगर बात करते हैं उत्तेजनशीलता के बारे में, ठीक है, उत्तेजनशीलता क्या होती है, यानी यह सजीवों का एक ऐसा लक्षण है जिसमें जीवधारी बाहरी उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे कि छुई में कोई छूते ही पत्तियां क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं, यानी अपने आप में बंद हो जाती हैं। और गर्म वस्तु से हाथ लगाते ही हाथ पीछे हम अगर अब नहीं हटाएंगे तब भी अपने ऑटोमेटिक हट जाएगा, है ना। उसी तरह होता है जैसे कि मान लीजिए हम कितना भी कोशिश करें पलक झपकने की, और अगर मान लीजिए हम आँख खोले हैं तो कीड़ा आने से पहले पलक ऑटोमेटिक झपक जाएगी। तो ये क्या होती है, उत्तेजनशीलता। हम नहीं पता चला हमको कि हाँ भैया कीड़ा साइड से या फिर धूल मिट्टी आ गया, तो वो क्या है, उत्तेजनशीलता के कारण हमारी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं जल्दी से, ठीक है। मतलब हम ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, उत्तेजनशीलता। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेकंड, हमारा जो फर्स्ट था सजीव और निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। तो सजीव वस्तुओं के बारे में आप यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। ऊपर नीचे स्टार्ट करेंगे हम लोग, निर्जीव वस्तुएं क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, यानी वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वृद्धि भी नहीं होती है, उसमें विकास भी नहीं होता है, और निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुएं प्रायः मानव निर्मित वस्तुएं ही होती हैं। बेसिकली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तु का दूसरा नाम ही मानव निर्मित वस्तु कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम कुर्सी ले लें, मेज ले लें, गाड़ी ले लें, इस स्क्रीन को ले लें जिसपे आप मोबाइल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये ले लीजिए, कंप्यूटर को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं बेसिकली, क्योंकि ये मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लक्षण जो है वो निर्जीव सजीवों से विपरीत लक्षण दर्शाते हैं। यानी जितने भी लक्षण ऊपर मैंने आपको बताए हैं ना, जितने भी, चाहे वो उत्तेजनशीलता हो, वृद्धि हो, सर्जन हो, प्रजनन हो, श्वसन हो, पोषण हो, प्रचलन हो, जीव द्रव्य हो, ये सभी इसमें नहीं होता है, मतलब इनके विपरीत ही होगा। भाई अगर सजीव में वृद्धि हो रही है तो भैया यहाँ पर निर्जीव में वृद्धि नहीं होगी। उत्तेजनशीलता सजीव में है तो भैया निर्जीव में नहीं होगी, यानी उसका विपरीत होगा ही होगा निर्जीव, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमारा सजीव और निर्जीव में अंतर, डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो सजीव और निर्जीव, सजीव लिविंग, निर्जीव नॉन लिविंग। अगर सजीव की बात करते हैं तो सजीव में यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सम्मुख यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर कि सजीव को ऊर्जा प्राप्त हो, भोजन की आवश्यकता होती है। यहीं पर निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों में क्या होता है, सजीव में गति होती है, निर्जीवों में गति नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत ही विपरीत होंगे, ये अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट हो जाता है हमारा कि सजीव श्वसन करते हैं जिनके द्वारा इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। किसमें, निर्जीवों में। सजीव क्या होते हैं, सजीव उत्सर्जन की क्रिया में अपना वर्ज्य पदार्थ बाहर निकालते हैं, लेकिन निर्जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती ही नहीं है। पांचवा नंबर पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर आ जाता है कि सजीव प्रजनन क्रिया करके अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, निर्जीव क्या करते हैं, निर्जीव में यह क्रिया नहीं होती है। छठा नंबर की सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है जिससे वे सूक्ष्म रूप से बृहद रूप धारण करते हैं, और 6 नंबर यहाँ पर इसका हो जाएगा निर्जीव में वृद्धि ही नहीं होती। देखिए अगर ये आपका प्रश्न लघुत्तरी में पूछा जाता है तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट दिए हैं लगभग 8 से 10 पॉइंट आप लोग जरूर लिख के आइएगा। अगर आपके लघुत्तरी में पूछा जाता है, अगर आपका ये अति लघुत्तरी में पूछा जाता तो मिनिमम आप 4 पॉइंट जरूर लिखिएगा, इससे कम मत लिखिएगा, मिनिमम 4 पॉइंट जरूर लिखिएगा, नंबर आपको पूरा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो हमारा है ये या तो लघुत्तरी में पूछा जाता है या फिर अति लघुत्तरी में पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि सजीव बाह्य वातावरण तथा उद्दीपन के प्रति उत्तेजना प्रकट करते हैं, निर्जीव में ऐसा होता ही नहीं है। 8वां नंबर पॉइंट यहाँ पर हमारा होता है, 8वां नंबर पॉइंट क्या होता है हमारा कि सभी जीवधारी अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं, लेकिन निर्जीव में क्या होते हैं, अनुकूलन की क्रिया ही नहीं होती है।
9वां नंबर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कि सभी जीवधारियों में जीवन चक्र चलता है और निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं चलता है। 10 पॉइंट हो जाएगा हमारा कि सभी सजीव जीवधारियों में उपापचय की क्रियाएं होती हैं और निर्जीवों में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपके लघुत्तरी में पूछा जाता है तो आप भैया 8 से 9 पॉइंट या 7 से 8 पॉइंट जरूर लिखिएगा, और अगर आप 10 पॉइंट लिख देते हो तो यार इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है, इससे अच्छी कोई बात ही हो ही नहीं सकती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक चीज़ और आया था लास्ट में, यहाँ पर आपने देखा था जो ये आपका एक पोर्शन बता था गतिविधि एक्टिविटीज़ जो था, वो एक्टिविटीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। एक्टिविटीज़ क्या है, इनकी गतिविधियाँ क्या होती हैं, इनको आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटे गमले में मक्का तथा सेम का बीज बो दें और उसमें उगने का इंतज़ार करें। जब पौधा उग आए तब एक जूते के डिब्बे को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार, चित्र तो यहाँ पर दिया नहीं, मैंने इंक्लूड ही नहीं किया था, ये गतिविधि मैंने टाइप कर दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप करके देखिएगा। हालांकि वो ये चीज़ जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही। सजीव निर्जीव, सजीव के लक्षण क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, सजीव निर्जीव में डिफरेंट क्या होता है और अंतर क्या होता है इनमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।